नमस्कार। मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 खत्म हुआ है अभी, आज हम 5 अप्रैल 2022 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी सारे एसएससीज के पास 148 ए के नोटिस आए थे। उनके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, उस पर एक आप लोगों का काफ़ी प्यार और स्नेह हमको प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 148 ए के बाद अब जो असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट होगी सेक्शन 148 और 147 के अंदर, उसको 360 डिग्री समझने के लिए आज फिर से हमारे साथ एक बार मौजूद है सीए दीपक पारिक। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से असेसमेंट प्रोसीजर इस न्यू रीजन में रहने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट सूचना कि सीए दीपक पारिक का यूट्यूब चैनल है टैक्स डिकोडेड, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहां पर भी इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, बहुत ही आसान शब्दों में। बहुत बहुत स्वागत है दीपक पारिक आपका, और हमारे दर्शकों को आपके वीडियो का इंतजार रहता है, इसलिए मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल अकाउंट्स दुनिया। वेलकम दीपक। आने के बाद जैसे 148 आ चुके, उसके बाद आगे की प्रोसेस हमको किस तरह से करनी है, किस तरह से पैक करना है केस को, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, जरूर जरूर। तो राजकुमार जी, जैसे कि अभी जो 148 के नोटिस इशू हो रहे हैं उसमें अपन को क्या प्रोसीजर होगा जो आगे फॉलो होगा, या फिर कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, इस इसमें मतलब अगर अपन इसमें डिटेल में जाने से पहले अपन को ये इम्पोर्टेंट है कि अभी तक क्या होता आया था। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि अभी तक कैसे पूरा का पूरा जो था प्रोसेस था वो क्या होता था। तो मैं एक बार जल्दी से क्विकली एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अभी अभी तक अपना कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते थे। तो होता ये था कि पहले जो नोटिस इशू होते थे 148 के, उसमें असेसिंग ऑफिसर आपको चांस देते थे 30 डेज का, या फिर जो भी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट होती थी, कि आप इसमें अपनी करेक्ट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें। तो उसके अगेंस्ट में अपन को एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती थी 148 की। और जैसे ही अपन वो रिटर्न फाइल करते थे तो अपन असेसिंग ऑफिसर से एक लेटर के थ्रू उनसे एक रिक्वेस्ट कर लेते थे कि आप हमें हमारे रीजंस टू बिलीव दे दीजिए, कि आपके क्या रीजंस टू बिलीव है, क्यों आपने हमारा केस ओपन किया है 148 में। और अगर आपके अंडरलाइन कोई, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ आपके पास कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमें साथ में प्रोवाइड कर दिए, ताकि हम उसे असेस कर लें कि हमने मतलब रियली कोई हमने इनकम एस्केप की है या नहीं। जैसे ही अपने को वो रीजन, जैसे ही अपने को रिसीव होते थे असेसिंग ऑफिसर से, जब वो अपन को प्रोवाइड करवाते थे, तो फिर अपन एक डिटेल ऑब्जेक्शंस बेसिकली उस रीजंस के अगेंस्ट फाइल करते थे कि हमें क्यों लगता है कि हमारा केस नहीं खुलना चाहिए था 148 में। उस ऑब्जेक्शंस में बेसिकली असेंशियली अपन ये सब चीजें उनको बोलते थे। जब अपन ये उनको ऑब्जेक्शंस दे देते थे, डिटेल ऑब्जेक्शंस, वो ऑब्जेक्शंस को जैसे ही रिसीव करते थे असेसिंग ऑफिसर, तो वो ड्यूटी बाउंड थे उस ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के। ये जो रिक्वायरमेंट आती है निकल के कि उसको उनको असेसिंग ऑफिसर को उसको या तो रिजेक्ट करना होता है या एक्सेप्ट करना होता है ऑब्जेक्शंस को, और उसमें एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होता है। ये लॉ में कहीं नहीं लिखा है, ये बेसिकली एक लैंडमार्क रूलिंग है अपनी सुप्रीम कोर्ट की, उसी में उन्हीं के थ्रू ये प्रोसेस एस्टैब्लिश हुआ था। और उसी में ये लिखा गया कि असेसिंग ऑफिसर को एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है अगर वो हमारे ऑब्जेक्शन जो है रिजेक्ट करते हैं। 95% केसेस में हमेशा वो अपने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट ही करते हैं और एक स्पीकिंग ऑर्डर उसमें पास कर देते हैं। वहां पे अपन को ये डिसाइड करना होता है कि वो जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसको हम अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो अपन उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट में ले जाते हैं रिट के थ्रू। और अगर हमको लगता है कि नहीं, जो भी इन्होंने रिजेक्ट किया है हमारे ऑब्जेक्शंस को वो सही है, वो ठीक बात है, तो अपन केस मेन जो है अब अपन लड़ना स्टार्ट करते हैं मेरिट्स पे, यानी फैक्ट्स पे। उसमें जो भी उन्होंने, जो भी वो बात कर रहे हैं, जो भी उन्होंने एलिगेशंस अपन पे रेज किए हैं, उसके लिए अपन को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रॉपर चीजें जो हैं, प्रॉपर जो प्रोसीडिंग्स अपनी चलती है वो स्टार्ट हो जाती थी। और उसके बाद जैसे जैसे पूरी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होने लगती थी, तो एंड में आके जो थे असेसिंग ऑफिसर जो थे वो अपना 148 का ऑर्डर पास कर देते थे। ये अभी तक की प्रोसेस होता था। अब अपन को यहीं से अपना जो प्रोसेस है और यहीं से जिस तरीके से पहले रिस्पॉन्ड किया जाता था वो वापस अपन को बोरो ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास वही वहीं से ही अपन को गाइडेंस उठानी पड़ेगी। और यहाँ पे अपन को डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे अपन को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि अपन को कैसे अब जो 148 के नोटिस इशू हो रहे हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे कि तो जो 148 के नोटिस अब जो इशू हैं उसमें वापस ये रिक्वायरमेंट है लॉ में कि अपन को असेसी को बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें, करेक्ट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। और उस टाइम में अब अपन को डेफिनेटली सबसे पहले अपन को वापस अगेन अपन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते ही अपन को एक लेटर वापस असेसिंग ऑफिसर को आई थिंक देना पड़ेगा मेरे एक्सपीरियंस में,
मुझे लगता है कि उनको एक वापस अपन को ये पूछना पड़ेगा कि आपके पास क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी। ऑल्दो अब जो नए रिजीम है उसमें अपने पास ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कहीं ना कहीं 148A क्योंकि हो चुका होता है अपने अगेंस्ट, और उसमें अपन को पता होता है कि क्या इंफॉर्मेशन है। बट स्टिल जब आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपको प्रॉपर चीजें सारी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि 148A में देखा गया है कि वो केवल एक जो उन्होंने 148A का नोटिस इशू किया था उसी में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। बट अब आपको 148 के प्रोसीडिंग्स के कोर्स में आपको प्रॉपरली उनसे पूछना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो उसकी हमें फोटोस्टेट कॉपीज दीजिए। आपने जो भी अप्रूवल वगैरह अथॉरिटीज से लिए हैं रिक्वायर्ड जो हैं, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को पहले अप्रूवल भी लेने होते हैं, तो वो भी जो है वो भी आप हमें प्रोवाइड कीजिए कि क्या वो सही है। तो वो भी हमको देखने पड़ेंगे। ये जब सब वापस अपने पास इंफॉर्मेशन अपने पास वापस कलेक्ट हो जाएगी तो इसको प्रॉपरली स्टडी करके अगेन अपन को एक ऑब्जेक्शंस, डिटेल ऑब्जेक्शंस वापस एक फाइल करने पड़ते हैं। यहाँ पे जब अपन ऑब्जेक्शंस फाइल कर रहे होंगे तो अपन को एक ना एक जो बेसिकली एक हेल्प जो है वो अपन को ऑलरेडी मिल जाएगी, जो अपन ने प्रीवियस ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे 148A में, और उसी के कोर्स में उसी की लाइंस में और उसको डिटेल एलाबोरेट करके अपन एक ऑब्जेक्शन वापस फाइल करेंगे। जैसे ही अपन ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे तो मुझे लगता है कि जो पुराने रिजीम में जो लैंडमार्क रूलिंग थी अपनी सुप्रीम कोर्ट की, वो अभी भी होल्ड गुड करेगी। और वापस मुझे लगता है असेसिंग ऑफिसर्स जो हैं जो कि फेसलेस हैं अभी तो उन वो ड्यूटी बाउंड हैं वापस एक ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के उस ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट। और वापस अगर अपन चाहें वो जो स्पीकिंग ऑर्डर हुआ है उसको अपन अपने रिट और जुरिसडिक्शन इन्वोक करके हाई कोर्ट के सामने उसमें अपन आई थिंक अपील कर सकते हैं। अभी भी ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है एसएससीज के पास। तो यहाँ तक ये जो टिल दिस पॉइंट जो अपनी लड़ाई होती है असेसिंग ऑफिसर से वो मोर ऑफ लॉ पॉइंट पे होती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है राजकुमार जी जो मैं चाहूंगा ऑडियंस जो है अपनी उनको ढंग से ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे आपके 148 जब इशू होता है, आपके सबसे पहले 148 का नोटिस आता है, तो कुछ चीजें हैं या कुछ चेकलिस्ट है जो आपको एक चीज देखनी चाहिए 148 इशू में होने के बाद, जिससे ये पता लग जाए कि अगर वो वैलिड नहीं है तो उसको वहीं अपन जो है क्वेश्चन करवा ले। सबसे पहली चीज आपने जैसे अभी प्रीवियस डिस्कशन में अपने डिस्कस भी किया कि आपको टाइमलाइन देखनी चाहिए। क्या वो 148 का नोटिस जो है वो विद इन ड्यू टाइमलाइन जो उसकी बैठती थी उसमें इशू हुआ है? अगर वो आउट ऑफ द टाइमलाइन इशू हुआ है तो वैसे ही वैलिड नहीं है। प्रॉपरली आपको ये देखना चाहिए कि जो एसएससी का नाम है, जो भी एसएससी का नाम है वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। अगर ऐसे भी कुछ केसेस हैं जैसे इंडिविजुअल के केसेस में जी एसएससी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे और उनके नाम पे भी नोटिस इशू होते हैं, तो वो कई सारे ऐसे जजमेंट रूलिंग्स हैं कि वो उसको वैलिड ही नहीं मानते नोटिस को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन को ये देखना चाहिए कि प्रॉपर सैंक्शन जो है या प्रॉपर जो अप्रूवल है अपनी सीनियर अथॉरिटीज से वो लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो नोटिस में ही लिख के देंगे हमने इनसे अप्रूवल लिया है। रिक्वायरमेंट ये भी है लॉ के अंदर कि अब जो नए 148 इशू हो रहे हैं उसमें अपन को असेसिंग ऑफिसर को उससे पहले 148A का ऑर्डर पास करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डायरेक्टली 148 सर्व हो गया है बिना कोई 148A के ऑर्डर के बिना जो आपने रिस्पॉन्ड किया था, तो वो भी वैलिड मेरे ख्याल से नहीं माना जाएगा। तो आपको आप अगर उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया तो आपके ऊपर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनसे मांगे कि आप पहले हमें 148A का ऑर्डर दें, साथ में कि उसका क्या जो था फेट रहा, ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कुछ चेकलिस्ट है, ये भी उनको साथ में देख के। और जहां तक कि मैंने पॉइंट बताया, जब तक अपन ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं और वो रिजेक्ट करते हैं असेसिंग ऑफिसर, ये पॉइंट तक अपनी जो लड़ाई होती है वो लॉ की होती है। लॉ पॉइंट पे अपन लड़ाई कर रहे होते हैं यहाँ तक। बट जैसे ही वो रिजेक्ट हो गया और अपन ने डिसाइड कर लिया अपन को मूव ऑन करना है, अब प्रोसीडिंग्स में अपन को कोऑपरेट करके इसको क्लोज करवाना है, वहां पे अपन मेन अब ध्यान देना चाहेंगे कि अपने फैक्ट्स क्या क्या है केस के, अपने मेरिट्स क्या है केस के, प्रॉपरली उसको अपन कैसे डिफेंड कर सकते हैं, हम कैसे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि हमने कोई इनकम एस्केप नहीं की। वहां पे अपना जब पूरा का पूरा माइंड उस टाइम पे जो है वो वर्क करना चाहिए उस टाइम पे। और जैसे ही अपन उस मेरिट्स पे लड़ाई जो है अपनी स्टार्ट करते हैं असेसिंग ऑफिसर्स के साथ, वो फिर टू एंड फ्रो जो है कम्युनिकेशन चलती रहती है। और एंड में जाकर जो है 148 की प्रोसीडिंग जो है कंक्लूड हो जाती है, या तो वो एडिशन कर देते हैं आपकी इनकम में, या फिर वो आपके कंटेंशंस और सबमिशंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली 148 जो है बेसिकली कंक्लूड हो जाता है। तो अब अगर अपन एक ब्रीफली अपन जल्दी से जाने कि अब नए रिजीम में और ओल्ड रिजीम में जो एक मेजर जो डिफरेंस हुआ है, वो पहले ये होता था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी बाद में मिलती थी अपने एक ऑब्जेक्शन फाइल करने की और उसके अगेंस्ट ऑर्डर आने की जो आप रिट में ले जाना चाहते थे। अब नए रिजीम में उसको सबसे पहले कर दिया, स्टार्टिंग ही वहीं से हो रही है। अब 148A कुछ भी नहीं है और बेसिकली यही है कि आप एक ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट वो एक 148A का ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में रिट के थ्रू। यहाँ पे एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट जो होता है
वो एक होता है ऑल्टरनेट रेमेडी का, वो भी एक मैं हल्का सा बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को। वो उसमें ये बेसिकली होता है कि काफी सारी ऐसी रूलिंग्स हैं, जजमेंट्स हैं जो कि बोलते हैं कि अगर आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है ऑलरेडी एक्ट में, तो अपने पास अगर आप इनकम टैक्स में देखें तो अपने पास रेमेडी क्या अवेलेबल है, अपने पास है कि भाई असेसिंग ऑफिसर ने अगर हमारे अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग कर भी दिए हैं और ऑर्डर भी पास कर दिया तो आप सीआईटी में लेके जाइए, सीआईटी ने अगेंस्ट कर दिया तो आईटीटी में लेके जाइए, और ये चैनल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये एक्ट में ही प्रोवाइडेड है, ये एक रेमेडी अवेलेबल है। तो आप कैसे डायरेक्टली एक नोटिस इशू किया एओ को, डायरेक्ट उसको हाई कोर्ट में कैसे लेकर जा सकते हैं, ऐसे जजमेंट होते हैं कि आप नहीं ले जा सकते हैं इसमें, क्योंकि आपके पास एक ऑल्टरनेट रेमेडी ऑलरेडी एक्ट में प्रोवाइडेड है, आप उसको फॉलो करें और फिर उस चैनल के थ्रू हमारे पास आए। अगर आईटीआईटी अगर अगेंस्ट में जाते हैं तो फिर हमारे पास आए। बट इसमें फिर ये भी एक पॉइंट आता है कि जब आप जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर रहे होते हैं किसी चीज का, जब भी आप डायरेक्टली अथॉरिटी ही चैलेंज कर रहे हैं कि ये तो नोटिस ही नहीं इशू होना चाहिए था हमारे हमारे केस में, ये तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था असेसिंग ऑफिसर्स के पास, वो उस केस में अपन जो है वो हेल्प ले सकते हैं अपन की, डायरेक्ट अपन रिट में जाएं और अपन रिट में बेसिकली जाकर यही कहते हैं कि इनका जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दें, तब वो जाके अवेलेबल होता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है देखने का जब भी आपके ऊपर 148 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है। तो आई थिंक मोर और लेस जो 148 मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग 148 की प्रोसीडिंग्स अब कैसे जो कंक्लूड होंगी या कैसे पूरी की पूरी होंगी अब नए रिजीम में, मोर और लेस वो वैसी ही होनी चाहिए जैसे पुराने केस में होती थी। इज जस्ट दैट कि 148A पहले आ गए हैं, आ गया है अपॉर्चुनिटी। बट ऑब्वियसली अब गोइंग फॉरवर्ड अपन को पता लगेगा भी अगर कुछ डिफरेंस आते हैं या नहीं आते हैं प्रोसीडिंग्स करने में, या डिफरेंस अगर पुराने रिजीम और नए रिजीम में है, तो ऑब्वियसली अपन को ये पता लगेगा ही गोइंग फॉरवर्ड। बट मेरा मेरा कहना मेरा जो सजेशन रहेगा पूरे के पूरे ऑडियंस को, अगर उनके केसेस में 148 इशू हो रहे हैं तो वापस आपको वो फॉलो करना चाहिए पूरा पूरा का पूरा प्रोसीजर। और ऑब्जेक्शंस का जब भी आपको टाइम मिल रहा है या जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑब्जेक्शंस फाइल करने की, आपको एक डिटेल्ड ऑब्जेक्शंस जो हैं असेसिंग ऑफिसर के सामने फाइल करने चाहिए। जी जी ठीक है दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छे से समझाया, जी बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। और मैं खुद भी डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस में पिछले 5-6 साल से हूँ। लेकिन जो आपने जी हमारे को इंसाइट दी है इस टॉपिक के ऊपर, वो क्योंकि आपका रेगुलरली वही काम है। हम तो जनरल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इनकम टैक्स भी देखते हैं, जीएसटी भी देखते हैं, अकाउंट्स भी देखते हैं। लेकिन आपने जी जी एक्सक्लूसिवली इनकम टैक्स का काम किया, तो वो आपके थॉट्स में देखता है कि आपने किस तरह से काम किया हुआ है। तो जी हमारे जी ऑडियंस को आई थिंक ये 148 का जो है पूरा है सेक्शन, और 148A 149 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर किसी के सवाल कुछ रह जाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और दीपक जी से मैं इनके भी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इनके द्वारा ही सभी के रिप्लाई में करवाऊंगा। वो ये रिप्लाई इनसे लेके और मैं आपको अब तक पहुंचाऊंगा। जी तो जरूर जरूर राजकुमार जी, होपफुली आई थिंक सबको पूरी ऑडियंस को इसमें समझ में आई होंगी चीजें, और डेफिनेटली अगर अपने पास क्वेरीज आती हैं तो होपफुली अपन एक और नया एक सेशन, इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे, और होपफुली ऑडियंस का पूरा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और अगर अपन कमेंट बॉक्स में ही अगर अपन समझा सकते हैं तो डेफिनेटली उसमें मेरे इनपुट्स हमेशा आपके लिए साथ में रहेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल राजकुमार जी। और होपफुली ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशंस और अपन और चीजों पे और टॉपिक पे करते रहेंगे आपके चैनल। बिल्कुल वो थैंक यू सो मच। उसके बारे में हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट हमारा वीडियो आना चाहिए। उसके लिए भी वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। जो हमारे हिसाब जी से वो नेक्स्ट जो टॉपिक होना चाहिए वो सीआईटी अपील्स के ऊपर शायद हम कुछ प्लान कर रहे हैं अभी, कि सीआईटी अपील्स किस तरह से की जा सकती है और किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। तो जी जी उसके लिए भी हम दीपक जी की मदद लेंगे, और आप तक वो उसका जो है इंसाइट इनके वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसके अलावा एक और सूचना है कि दीपक से अगर आप इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एक टैक्स डिकोडेड करके यूट्यूब पे चैनल है, दीपक ने स्टार्ट किया है अभी। उस पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो आप उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इनकम टैक्स के अंदर आपको कुछ भी सीखना है तो टैक्स डिकोडेड आपके पास जरूर सब्सक्राइब लिस्ट में होना चाहिए। थैंक यू राजकुमार जी, मुझे एंडोर्स करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।